Okay. Now, yeah, I forgot to unmute my mic. Okay, sorry for that. So I guess everybody is ready for the today's class. And good evening, everyone. Good evening, Avni, Anshika, Anvi, Anshika. Very good evening, Adnan. और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है सभी बच्चों की? टेल मी क्विकली. यस, कम ऑन. अच्छी चल रही है। अच्छा, वेरी गुड. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये गैसीय स्टेट कैसा लग रहा है? सर ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। हाँ, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हो आप वो बहुत मुश्किल चीज है. कई बच्चों से आप पूछोगे, आपके क्लासमेट से पूछोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि किसी को कुछ फंडामेंटली क्लियर नहीं है ना. तो उनको बोलो कि लर्निंग पे आके पढ़े. समझ आया? और ताकि उनके भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. क्लियर? तो सर इस चैप्टर के बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? इस चैप्टर के बाद बेटा अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है? जो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें अजीब अजीब चीजें हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ठीक है? एंड ओके. तो स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है. ओके. क्या पढ़ रहे थे अपन? कुछ ध्यान है? व्हाट वी वर स्टडीइंग? कौन रिकैप करेगा? क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास. हाँ, यस अनवी, बताओ एक बार क्या पढ़ा अपन ने, कुछ थोड़ा सा बताओ. सर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एग्जाम्पशंस करी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली. अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करा था. अपन ने ये करा था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो आता है, एक्चुअली जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, है ना, वो क्या है कि लगातार कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं ना. क्लियर? और लगातार कोलिजन होता रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रेशर लगता है. जिस कारण से क्या होगा कि प्रेशर फील होगा. जब पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे तो और वापस से रिबाउंड होंगे तो दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जो जो प्रेशर अपन को फील होता है. अगर एक बलून है, बलून क्योंकि थोड़ा इलास्टिक मटेरियल होता है, रबर होता है, उसको अपन फील कर सकते हैं बलून को, कि बलून के अंदर प्रेशर है ना. क्यों? क्योंकि लगातार गैस के मॉलिक्यूल्स उससे कोलाइड कर रहे हैं. तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये केटीजी के अजम्पशन से आता है कि लगातार कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, उनका मोमेंटम चेंज क्या है. ये आप कर लोगे, बड़ा आसान है. लेकिन मैं ये चाहूंगा कि करने से पहले आप इसको याद रखना बहुत जरूरी है. 1/3 mass of particle into total number of particles, mn urms square. urms क्या होता है बच्चों? अंशिका थोड़ा सा बताओ मेरे को, urms क्या होगा? urms क्या होगा अदनान? व्हाट इज सर urms? स्पीड, एवरेज स्पीड. हाँ, एक्चुअली एवरेज किसका है? देखो ध्यान से सुनो. सारे स्पीड के स्क्वायर्स का एवरेज का स्क्वायर रूट है ना. रूट इसमें तीन तीन लेटर है. RMS, रूट, मीन और स्क्वायर. समझ में आ गया? रूट, मीन, स्क्वायर. मतलब ये जो वेलोसिटीज हैं, स्क्वायर वाली वेलोसिटीज, उनका मीन है, मतलब उनका एवरेज है, और उसका स्क्वायर रूट है. ठीक है? इसको RMS कहते हैं. ठीक है अंकित, वेलकम टू द क्लास. जी सर. तो इसको अपन RMS कहेंगे. RMS वेलोसिटी ये मैंने आपको बता ही दिया था. ठीक है? और ये एक्चुअली टोटल मास है गैस का. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, PV इज इक्वल टू 1/3. इसमें आएगा आपके मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इनटू मोलर मास.
ठीक है, तो अपन ने देखा था कि URMS कितना, और इसको कंपेयर कर सकते हो आप बच्चों, किससे कंपेयर कर सकते हो? PV इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल जो गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT से कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो URMS कितना आता है? √3 RT/मोलर मास। समझ गए? ठीक है, तो अपन ने ये सब देखा, अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी का एक एक पार्टिकल को लोगे आप, उसके स्क्वायर, उसका उसका मास तो सभी पार्टिकल का एक जैसा है, क्योंकि एक गैस में पार्टिकल सारे एक जैसे हैं। तो ½ M U1² प्लस U2² प्लस U3², ठीक है, प्लस U4², इस तरह से करोगे आप, है ना। तो जब आप इस तरह से करोगे, मतलब और सारे पार्टिकल्स को देखोगे आप, है ना, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अपने पास। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि कैसे U1² U2², पूरी अर्थ भी लग जाए ना, अपनी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन, तो भी सारे पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर नहीं निकाल सकती, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल होते हैं। मान लो मैं डॉट बनाता हूँ ना, अंशिका बेटा, दिख रहा है ये डॉट? बड़ी मुश्किल से अपन को नजर आ रहा है, लेकिन यस इसमें, सर। हाँ, इसमें भी अपने इतने बिलियंस 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 पार्टिकल हैं। अगर अपन इसमें एटम्स गिनना चाहें तो इतने सारे एटम जब गिन ही नहीं सकते, तो उनकी स्पीड कहाँ से, स्पीड का कैसे निकालने बैठोगे? वो तो लगातार बदलती रहती है ना। तो अपन ने क्या करा कि वो ½ MURMS की वैल्यू डाल दी, है ना। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने, मैंने बताया था आपको, Ke टोटल इज इक्वल टू ½ M सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी, है ना। ऐसे ही तो करोगे आप। और ये कितना हो गया? ये URMS के बराबर हो जाएगा। आपको समझ आया? या फिर इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? तो इससे अपन ने डिराइव किया था टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, ये बताओ मेरे को, कौन बताएगा? अंकित बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी गैस की, आइडियल गैस की? जल्दी बताओ, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी? 3/2 NRT। अनवी याद है? यस सर। एवरेज के ही पर मोल कितना आया था? पर मोल कैसे निकालोगे? कि इसको N से डिवाइड कर दो, N नंबर ऑफ मोल है, तो 3/2 RT आया था। लिखा आप लोगों ने? और आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पे निर्भर करती है, ये ध्यान रखना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर पार्टिकल या पर एटम या पर मॉलिक्यूल, तो इसको मोल का है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे इसको, तो 3/2 R/Na। R/Na को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? अनवी याद है बेटा, क्या कहते हैं R/Na को? अपन क्या देखा था अपन ने? एक नया कांस्टेंट। कौन बताएगा मेरे को? अंशिका बताओ, R/Na नया कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट था वो? बताओ जल्दी सर से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एग्जैक्टली, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या वैल्यू थी उसकी? उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सर जूल्स केजी मॉलिक्यूल। हाँ, उसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी यस होती है सर। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की? सर 1.38 into 10⁻⁻23। हाँ, 1.38 into 10⁻⁻23, है ना। ये इसका वैल्यू था। तो ये सब अपन कर चुके हैं पिछली क्लास में। आई होप सभी को ध्यान है। कोई रिकैप जल्दी से, पिछली क्लास से कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है ना।
अदरवाइज अपन को दिक्कत आएगी। फिर अपन ये कर रहे थे पिछली क्लास में कि मैंने इस तरह से बेल शेप्ड कर्व बनाया था, बेल जैसा कर्व, है ना। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ये बेल जैसा जो कर्व है ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना। कैसे बताता है? यहाँ पर तो लिखते हो वेलोसिटी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल होंगे। देखो इतने सारे पार्टिकल होंगे, सबकी अलग अलग स्पीड होगी। एक एक पार्टिकल का स्पीड को गिनना, एक एक पार्टिकल को देखना बहुत मुश्किल है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम है। एक एक पार्टिकल को देखना करना बहुत मुश्किल है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या किया? बोल्ट्जमान ने बड़ी आसानी से एक बोला कि ठीक है, अपन इतने सारे पार्टिकल हैं गैस के अंदर, एक एक करके उनको अपन गिन नहीं सकते, कि उसकी स्पीड एक एक करके नहीं चेक कर सकते। पूरी अर्थ की पॉपुलेशन लग जाए तो भी नहीं कर सकती है ना, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर बोल्ट्जमान ने बोला कि ठीक है, ऐसे टेंशन मत लो और इस तरह से ग्राफ बना दो। उसने स्पीड का ग्राफ बना दिया, स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए? जैसे मान लो ये स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, ये x मीटर पर सेकेंड दिख रहा है सभी को? x मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। ये वैल्यू ग्राफ पे x है यहाँ पर। क्या ये x मीटर पर सेकेंड एक ही पार्टिकल की स्पीड होगी? बताओ। हाँ बच्चों बताओ, क्या ये एक ही पार्टिकल की है? आयुष सुनील बताओ बेटा, क्या ये स्पीड एक ही पार्टिकल के पास हो सकती है x मीटर पर सेकेंड, या कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं उनकी स्पीड? हाँ अंकित, अदनान बताओ। एक पार्टिकल सर में हो अगर सेम पार्टिकल्स है तो हो सकती है। हाँ बहुत सारे की हो सकती है। जैसे आपके अगर एग्जाम में 90 मार्क्स आए, है ना, तो कुछ और स्टूडेंट्स के भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके ज्यादा हैं तो ये बात तो पक्की है कि ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके आपके बराबर नंबर आए। अगर आपके बहुत कम है तब भी ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके आपके बराबर नंबर आए। हाँ लेकिन अगर आप मीडियम रेंज में हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके आपके बराबर नंबर आए। ये तो एग्री करते हो सब लोग? अदनान, अंकित, तुनीव, अंशिका, अनवी, यस सर। आयुष, है ना। तो सब लोग Yes, अपन sir. एग्री करते हैं इस बात से। तो जैसे x मीटर पर सेकेंड कोई स्पीड में लेता हूँ तो ये कितने पार्टिकल्स के, जाहिर सी बात है इतने सारे पार्टिकल होते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल तो जरूर मिल जाएंगे जिसकी स्पीड होगी। और वो नंबर कैसे निकालोगे? वो देखो ये है, ये ऊंचाई नंबर बता रहा है आपको। ये जो ऊंचाई है ये नंबर बता रही है। ये इसको y एक्सिस पे लेके जाओ तो ये n1 आ जाएगा। कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n1 कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। मैं n1 जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि n1 नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और मान लो कोई स्पीड में दूसरी लेता हूँ y मीटर पर सेकेंड, y मीटर्स, इसकी वैल्यू होगी कुछ, है ना। मैं तो जनरल बता रहा हूँ। ये तो स्पीड है y, है ना, ये x एक्सिस पे ये y। कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी ये स्पीड है? वो ये है, ये वाले n2 पार्टिकल्स की y मीटर पर सेकेंड स्पीड है। समझ में आ गया? क्या ये सबके समझ में आया? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? अब अपन थोड़ा सा एक मैं सवाल पूछता हूँ, आप मेरे को सोच के बताना। ये तो समझ में आ ही गया सबके, है ना। अब अपन आगे का पढ़ रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी स्पीड है, ग्राफ को देख के बताना है, ऐसी कौन सी स्पीड है
जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है। कैसे निकालोगे? क्या मेरे को ग्राफ देख के बता सकते हो आप? कौन बता रहा है? जल्दी ट्राई करो। ऐसी कौन सी स्पीड है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की है? बताओ बच्चों, कौन ट्राई करेगा? उनी, वायु, शनवी, हाँ ट्राई करो। ऐसे ऐसे गुमसुम होके बैठने से क्या मतलब है ना? सर अपन आराम से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाते इंक्रीज हो रहे हैं ना। हाँ 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 सर हाँ हाँ मतलब कि जो सबसे टॉप में होगा वही सबसे ज्यादा स्पीड होगी। हाँ, ये जो टॉप पे है, मतलब ये वाला नंबर, ये नंबर सबसे अधिक आ रहा है ना? इसको मैं कहता हूँ एन, एन कह देता हूँ मैं। N1 N2 तो छोड़ो छोड़ो, एन कह देता हूँ। ये एन जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है, और इस नंबर के कॉरस्पॉन्ड ये सबसे ऊंचा वैल्यू है। ये हम पे है ना, ग्राफ का सबसे टॉप वैल्यू है, नंबर का सबसे बड़ा वैल्यू है। तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी ग्राफ को देखकर, वो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की होगी। इस बात से एग्री करते हो आप लोग? है ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसके ये तो नंबर है, वाई एक्सिस पे तो नंबर है। तो स्पीड कैसे निकालूंगा मैं? स्पीड यहाँ मैंने इस लाइन को नीचे ड्रॉप किया और ये लाइन यहाँ जाकर मिली, है ना, इससे एक्स एक्सिस से। तो ये जो स्पीड है, समझ आया इसको? ये सबसे अधिक पार्टिकल्स की है, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की यही स्पीड है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? क्या इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? आयुष, सुनील, अदनान, सभी लोग एग्री कर रहे हैं ना? ये वो स्पीड है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की है। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? एन है, वो ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ को प्लॉट करके मालूम पड़ जाएगा। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनकी ये स्पीड है ना? और ये स्पीड सबसे ज्यादा है। और ये इस पॉइंट पे जो स्पीड आती है, इस स्पीड को कहते हैं UMP, मोस्ट प्रोबेबल। इसका फुल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कैसे मोस्ट प्रोबेबल हो गई भाई? कैसे बताओ बच्चों? क्यों मोस्ट प्रोबेबल क्यों कह रहा हूँ? मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है? क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा के पास है। हाँ, सबसे ज्यादा के पास है। अगर मान लो मैं किसी बॉक्स में हाथ डाल के एक पार्टिकल को उठा सकता, सोचो, ऐसा कर तो नहीं सकता। सोचो एक बॉक्स में हाथ डाल के पार्टिकल को उठा सकता, तो सबसे ज्यादा चांसेस वो मेरे हाथ में किस पार्टिकल के आने के थे जिसकी स्पीड यू मोस्ट प्रोबेबल हो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ये सबसे अधिक से अधिक पार्टिकल्स की है। इज इट क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये ग्राफ से निकालते हैं। ये टेम्परेचर पे निर्भर करती है। ये 2RT/m, ये मोलर मास है। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये याद कर लेना। ठीक है, फिर अपन ने एक और स्पीड देखी थी। कौन सी स्पीड देखी थी? अपन ने देखा था RMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड, है ना? RMS मतलब स्क्वायर रूट। वो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट क्यों लिया? क्योंकि वो अपने काम में आएगा काइनेटिक एनर्जी निकालने में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर्स आती है ना? तो URMS जो है वो मैं क्या करता हूँ, थोड़े कलर बदल के लिख देता हूँ आपके लिए। URMS अगर आप देखोगे, क्या फॉर्मूला था URMS का? बताओ टेम्परेचर के हिसाब से, कौन बताएगा मेरे को? बताओ बच्चों। हाँ, सर इसका था 2 into MV थ्री डिवाइडेड 3RT, 3, हाँ 3RT/m। देखो ये, ठीक है, समझ आ गया? आया कि नहीं आया समझ में? ये जो KTG में अपन ने ड्राइव किया था, आ गया था? 3RT/m। अच्छा, URMS जब आप देखोगे तो वो यहाँ पे होगी, वो मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होगी और कम पार्टिकल्स के पास इतनी स्पीड होगी।
समझ आ रहा है? ठीक है, ये URMS है। फिर है आपका जो दूसरी चीज है वो है आपकी एवरेज स्पीड। आप बोलोगे इतने सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आपने सब स्क्वायर का एवरेज बता दिया है ना। ये URMS है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ये URMS इज इक्वल टू √3RT, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, मोलर मास किलोग्राम पर मोल में लेना है बाय m। ठीक है, और आपका एक वेलोसिटी होगी जो रहेगी इनके बीच में, है ना, वो होगी एवरेज। एवरेज बीच में आता है, समझ में आया? ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी ये होगी। समझ आ रहा है? ये U एवरेज है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से। दिख रहा है साफ साफ सभी को? ये U एवरेज जो है ये √8RT अपॉन पाई m होती है, पाई 3.14 इंटू मोलर मास। क्या ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वापस से लिख रहा हूँ। UMP मोस्ट प्रोबेबल, जो सबसे अधिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास यही वेलोसिटी है ना। फिर दूसरा आता है बीच में कौन होगा? एवरेज, AVG, है ना। फिर सबसे आगे कौन होगा? क्योंकि स्क्वायर लेके एवरेज लिया है तो वो स्क्वायर वाला तो ज्यादा ही होगा, ये RMS, है ना। इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? इनकी वैल्यूज होंगी 2RT/m, ठीक है, मोलर मास ऑफ द गैस इन किलोग्राम पर मोल। R यहाँ पे हमेशा आपको SI यूनिट्स में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में लेना है। लिख लेना R इक्वल टू 8.314, यहाँ लिख लेना जरूर। टेम्परेचर को केल्विन में लीजिए, R की वैल्यू जूल में लीजिए, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और मोलर मास की वैल्यू किलोग्राम पर मोल में लीजिए, वैसे ग्राम में रहता है, ठीक है। ये कितना होगा? एवरेज ले लो तो कुछ डिवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे याद रखना क्योंकि ग्राफ से आता है 8RT/πm, ठीक है। RMS तो अपन ने डिराइव कर ही लिया है इधर से, देखो आप पिछली क्लास में डिराइव किया था, तो ये आता है 3RT/m। इसको याद रखने का तरीका ऐसे है कि 2 से 3 तक जाना है, बीच में एवरेज लेना है। 2 से 3 तक जाना है, बीच में एवरेज लेना है, तो जो एवरेज होगा 8/π होगा, ये ध्यान रखना। 2 से 3 के बीच में एवरेज होगा। मोस्ट प्रोबेबल एवरेज तो बीच में ही रहेगा, RMS सबसे आगे होगा। क्यों? ये कैसे? क्योंकि स्क्वायर रूट का एवरेज लोगे, स्क्वायर्स का एवरेज लोगे, स्क्वायर्स का एवरेज का स्क्वायर रूट लोगे, तो वो स्क्वायर्स करके एवरेज लोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। क्या ये सभी लोग एग्री कर रहे हैं? अब इनका रेशो अगर आपसे कोई पूछता है तो √2 हो गया, है ना। और ये कितना हुआ? 2√2/π, ठीक है। और ये कितना हो गया बच्चों? √3। बाकी सब तो कॉमन है, समझ आ रहा है? तो ये आता है 1:1.13। ये सवाल आ चुका है, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, सभी में ये सवाल आता है, ठीक है। कई बार, चाहे जेईई एडवांस्ड हो, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल x है ना, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 1.13 टाइम्स x, वो √8/π से निकाल रहे हो आप, है ना। और फिर RMS कितनी होगी? 1.22x। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? लिख लेना साफ साफ। अनवी, आयुष, अंशिका, अदनान, अंकित, पुनीत, बताओ बच्चों, सभी लोग एग्री कर रहे हैं? अनवी, यस सर। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी का, और आपकी फिजिक्स में भी बहुत हेल्प रहेगी आपको, क्योंकि यही का यही चैप्टर आपका फिजिक्स में भी आ रहा है ना, KTG। तो याद रखना है, एक साथ पढ़ोगे आपके दो दो पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। केमिस्ट्री का भी फुलफिल हो जाएगा, फिजिक्स का भी फुलफिल हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है बच्चों, अंशिका, अनवी, समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। और ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ में वैल्यू से कुछ ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ये लाल वाला पॉइंट जो है, ये तो है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये ब्लैक वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये स्पीड आ रही है आपकी एवरेज। और ये ब्लू वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये आपका बता रहा है क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या ये सभी बच्चे समझ गए? है ना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, ताकि क्वेश्चन से अपन को और ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड ऑफ हीलियम, हीलियम की RMS स्पीड बराबर हो जाएगी किस टेम्परेचर पर? किस टेम्परेचर पर हीलियम की रूट मीन स्क्वायर स्पीड बराबर हो जाएगी मीथेन की RMS स्पीड के? becomes equal to that of मीथेन CH4, है ना? मीथेन जो कि ली गई है 327 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब किस टेम्परेचर पर हीलियम की RMS स्पीड मीथेन की RMS स्पीड जो कि 327 पे नापी गई है उसके बराबर हो जाएगी? किस टेम्परेचर? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बहुत आसान है। केल्विन में बता दो मेरे को आंसर। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम भी आने लग गए आजकल तो आप पूरा सॉल्व करके लिख के बता सकते हैं। क्या आंसर होगा? मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, क्या आंसर रहेगा? अंकित, अनवी, आयुष, अदनान, जल्दी बताओ। सर हम टेम्परेचर केल्विन पे लेंगे ना, पहले हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर जगह टेम्परेचर केल्विन में लेना है बेटा। ठीक है, आंसर हमेशा केल्विन में ही मिलेगा। केल्विन में इनपुट करना है, केल्विन में आउटपुट होगा। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शंस में सेल्सियस है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। सब लोग कर रहे हैं? सर अगर ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में 600.15 आ रहा है तो इसको 600 ले सकते हैं, फिर पूरा ही पुट करूं? हाँ हाँ, 600 ले लो, 600 ले लो, बिल्कुल ले सकते हो।
एक्चुअली अपन वो 0.15 तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो उससे अपनी थोड़ी लाइफ इजियर हो जाती है। अदनान कितना हुआ? अदनान और अंकित जल्दी बताओ। आयुष बताओ जल्दी से। अनवी कितना आ रहा है आंसर? सर हो रहा है 2 मिनट बस। हम्म अंकित सुनाई दे रहा है? आवाज सुन रहे हो मेरी? सर कर रहे। हम्म अंकित बेटा कहाँ रहते हो आप? किस सिटी में हो? सर उत्तराखंड नगर यूनिवर्सिटी। हम्म क्या आंसर आ रहा है? सब बस हो गया। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। थोड़ा स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी सभी को, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ में आ जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पुनीत वेलकम बैक। पुनीत आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारी आवाज सुने बहुत टाइम हो चुका है। हाँ पुनीत आवाज आ रही है? क्वेश्चंस लिख रहे हो, कर रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आती मेरे को। चलो, हाँ कोई डाउट हो तो डिस्कस करा करो, बोला करो। ठीक है, पहले तो सारे आंसर करते थे तुम, अचानक से क्या हो गया एकदम से बोलना बंद कर दिया? नाराज हो गए? हाँ तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? जल्दी करो बच्चों। आरएमएस स्पीड हीलियम की कितनी होगी? चलो मैं लिखना तो स्टार्ट करूं, है ना। आरएमएस स्पीड हीलियम सर की कितनी? -123 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड जो है आपकी, ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? आंसर है -123 डिग्री सेल्सियस। आप इसको करेंगे कैसे?
आप इसको लिखेंगे RMSP 3RT/m, 3R। टेम्परेचर हीलियम का तो पता नहीं, THE लिख देता हूँ मैं ऐसे, देखो, है ना। और बाय मोलर मास, मोलर मास हीलियम का कितना होता है? हीलियम में 2 प्रोटॉन, हाँ 4, वो एक्चुअली 4 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे जो मोलर मास लिखोगे ना आप, ये बच्चों ध्यान रखना, आर की वैल्यू लिखना 8 पॉइंट, नोट करके लिख लेना आप लोग, स्टार लगा के नोट कर लेना कि आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा यही लेते हैं अपन, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्मोडायनेमिक्स के SI यूनिट्स में यही लेते हैं। और जो यहाँ पर है 4 ग्राम है ना, तो 4 इंटू 10⁻³ लोगे केजी, 1000 से डिवाइड करोगे ना केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरह से फिर अपन मीथेन पे आ गए, दोनों की बराबर है, तो मीथेन का 3 टेम्परेचर मीथेन का कितना होगा अंशिका? निकाला है आपने, बता रहे थे जैसा कि आप 600 केल्विन, 273.15 जोड़ोगे, 15 आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये तो आपने निकाल ही लिया था, तो 600 ले रहा हूँ। और मोलर मास मीथेन का कितना होता है? 16, आप लोग सभी जानते हो, 10th में खूब कराया आपने, 16 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल हो गया ना 16, समझ आया? इंटू 10⁻³ केजी पर मोल, ये तो लिखता नहीं, चलो मैं ना इसको हटा देता हूँ। अब जो सेम चीजें हैं इसको तो कैंसिल कर दो दोनों तरफ, ठीक है, उन्हें तो कैंसिल कर दो, जैसे 3 और स्क्वायर रूट हटा दो आप, है ना, 3R गया, 10⁻³ भी चला गया। आपने अगर 10⁻³ नहीं लिया है तो भी यहाँ पर तो गलती नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ गलती की होगी, अगर रखी होगी तो वो दो तरफ गलती होगी, सही हो गया। लेकिन जहाँ पे एक वैल्यू निकालने के लिए आएगा ना, वहां पे 10⁻³ अगर आपने नहीं लिया तो बिल्कुल पक्का गलती होगी, है ना। यहाँ तो गलती से आप बच गए, ठीक है, यहाँ तो गलती से आप बच गए, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है, तो इसका जरूर अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन स्क्वायर करते हैं, T हीलियम बाय 4 इज इक्वल टू 600/16, है ना। स्क्वायर रूट मैंने दोनों तरफ साफ कर दिया, 4 4 जा 16, और ये 600/4, 300/2, 300/2 कितना आएगा? 150 केल्विन आ रहा है, समझ आ गया? 150 केल्विन आ गया आंसर, समझ गए सभी लोग? सभी बच्चों के समझ में यस आया कि सर। नहीं आया? तो 150 केल्विन, इसमें से 273 वापस से सब्ट्रैक्ट करोगे, सेल्सियस में आना है तो, केल्विन में जाना है तो जोड़ोगे, सेल्सियस में आना है तो घटाओगे, तो ये -123 आ गया, समझ आया? अब एक अगला बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, जिसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, जिसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ देखना है ना, और आंसर करना है ना, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपने क्लासमेट से पूछोगे कि देखो हमने ये पढ़ा, तो उनके कईयों को मालूम नहीं होगा, कई लोग भूल जाते हैं, है ना, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। देखो, ये बेल शेप कर्व है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, अगर मैं प्लॉट करता हूँ नंबर के साथ साथ, इतने नंबर की ये वेलोसिटी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल की ये, इतने नंबर की वो वेलोसिटी, ठीक है, तो मैं अलग अलग गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर पर भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, 3 गैसेस ली, टेकन एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। मीथेन का मास है 16 ग्राम पर मोल, लेकिन केजी में 16 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल। हीलियम का है 4 और हाइड्रोजन का है 2, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 प्लॉट ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसा, टेम्परेचर तीनों का सेम है, ठीक है। एक ग्राफ में कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ,
तीनों बेल शेप ग्राफ हैं, तीनों मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, और एक ग्राफ में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। क्या ये समझ में आ रहा है सभी के? Yes, sir. हाँ, तो ये ए, बी और सी, ये तीन ग्राफ कौन से किसके हैं? क्या तीनों के सेम ग्राफ होंगे या ए हीलियम No, का sir. है? हाँ, तीनों के अलग अलग ग्राफ होंगे। देखो मैंने आपको हिंट दे दिया, टेम्परेचर एक जैसा है, आर तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। अब आप खुद सोच के बताओ मेरे को कि ए ग्राफ किसका है, बी किसका है, और सी कौन सी गैस का है? 3 गैसेस टेकन एट सेम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको एक और बात पता लग जाएगी, क्वेश्चन भी है और एक पॉइंट ऑफ थ्योरी भी है, कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है ना, तो क्या होगा, ग्राफ पे कैसा असर दिखेगा गैसेस का। आप सुविधा के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूले, तीनों के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जैसे ए की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ए की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो ये वाली है, ये मोस्ट प्रोबेबल ए की, और ये बी की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये वाली। एक्स एक्सिस पे स्पीड होती है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और सी की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है। समझ आ गया? हाँ, तो ये कौन कौन सी, ये 3 गैसेस मैंने लिए हैं, तो कौन कौन सी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस गैस की है ये बताना है। टेम्परेचर सेम है, जल्दी से आप कर सकते हो। थोड़ा मैंने और हिंट दे दिया ऐसे दिखाकर आपको, और आई होप आप जल्दी से कर लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? समझ गए सभी लोग? जल्दी बताओ बच्चों। सर एक बार फिर से रिपीट क्या हुआ? थोड़ा धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे बोलो, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ए किसका है अंकित? सर मुझे CH4 का लग रहा है। अंकित तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। देखो, हाँ ए, देखो ऐसा है, मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, ठीक है? आपने एक ग्रुप बनाया है जिसमें सभी मोटे मोटे लोग हैं, है ना, हेल्दी लोग हैं, ठीक है? तो सभी, अब उनको बोला कि चलो भागो इधर उधर, है ना। एक ग्रुप ऐसा बनाया है जिसमें बहुत फैटी पीपल है, और सबको बोला कि चलो भागो इधर, ठीक है? अब जब सब भागने लगे तो बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीड से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि सभी सीधे भागेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों? सभी ओवरवेट है। सर ए क्या H2 का होगा? ए जो है, जो सबसे हेवी पार्टिकल है कौन सा है बताओ मेरे को। सबसे हेवी पार्टिकल है तो CH4। मीथेन। CH4। जैसे आपने ओवरवेट लोगों का ग्रुप बना दिया क्लास में, है ना, सभी को बोला चलो भागो ग्राउंड में स्कूल के, है ना, बोला सभी को इधर उधर, उनकी वेलोसिटीज नापी, तो आपको पता है क्या होगा, वेलोसिटीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से होगा। बहुत ये वेलोसिटीज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड नहीं है। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो आप लोग? क्योंकि सभी जो लोग हैं ओवरवेट हैं, ज्यादा भागेंगे इधर उधर, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे, बहुत तेज बहुत धीरे, एकदम बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है ना। एक ग्रुप आपने बनाया पतले लोगों का बिल्कुल एकदम, है ना, और उनको बोला चलो भागो सबके सब इधर उधर भागो ग्राउंड में, है ना।
तो उसमें हो सकता है कि कोई बहुत तेज भाग रहा होगा, कोई ठीक है धीरे भाग रहा होगा, कोई मीडियम स्पीड से भाग रहा होगा, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो उनका वेट कम है। समझ आया कि नहीं आया? होगा ही। इस बात से तो प्रैक्टिकल लाइफ फिनोमेना अपन एग्री कर सकते हैं। तो जब उनकी स्पीड नापोगे तो ज्यादा वेरिएशन दिखेगा आपको। तो जब आप जो कम वेट वालों को भगा दिया आपने, सबको बोलो इधर उधर भागो रैंडमली, तो उनकी स्पीड कैसी आएगी? ऐसी आएगी, है ना, ज्यादा ब्रॉड आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये तो है हाइड्रोजन का ग्राफ, ठीक है। अगर लेकिन ये एक ही टेम्परेचर पर, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये तो चलो वैसे हो गया, टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सेम होती है ना, क्योंकि 3RT 3/2 RT होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दो गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, टेम्परेचर सेम है, और काइनेटिक एनर्जी इधर ½ mv² है। तो जो हेवियर पार्टिकल है वो धीरे भागेगा, तभी जाके उसकी वैल्यू सेम आएगी, और जो लाइटर पार्टिकल है वो तेज भागेगा, तभी काइनेटिक एनर्जी एक टेम्परेचर पे सेम आती है। ये भी लिख सकते हो आप कि एक ही टेम्परेचर पे दो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, तो उसमें लाइटर पार्टिकल विल ट्रेवल फास्टर और हेवियर पार्टिकल विल ट्रेवल विद अ स्लोअर लेसर स्पीड। दैट्स हाउ दे मैनेजेस टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया मीथेन का CH4, ठीक है। और बी हो गया अपना हीलियम का, ठीक है। इसका 16 × 10⁻³ ग्राम पर मोल है, kg पर मोल, ठीक है। इसका 4 × 10⁻³ kg पर मोल, यहाँ पे 2 × 10⁻³ kg पर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ गए? तो ये एक ही टेम्परेचर पर जो लाइटर गैस होगी ना, उसका जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा वाइडर होगा, मतलब अलग अलग तरह तरह की स्पीड्स देखने को मिलेंगी। और ये ग्राफ क्या होता है? वाइड होता है ना, नंबर तो उतना ही है, तो ये क्या होता है, ऐसा हो जाता है, थोड़ा नीचे झुक जाता है। ये बात समझ में आ गई? जैसे हाईएस्ट स्पीड कितनी होगी? हाईएस्ट स्पीड कुछ यहाँ पर होगी, लोएस्ट स्पीड हाइड्रोजन की यहाँ पर होगी, है ना। तो ज्यादा अंतर आ रहा है ना, ए में ग्राफ क्या है, ऊंचा उठ गया और नैरो हो गया। नैरो मतलब नैरो वेरिएशन। आप ऐसे भी देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले से जानना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला √2RT/√ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या होगा, जो आपका जो मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मोस्ट प्रोबेबल उतना कम होगा। ये मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम वैल्यू है ये, तो मोलर मास जिसका सबसे ज्यादा है 16, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होगी। क्या ये सबके समझ में आ गया? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, देखना, इसमें सिर्फ देख के सोचना है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो आप जरूर लिख लेना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनवी, समझ में आया बेटा? यस सर। है ना। तो मीथेन का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। कोई और गैस भी आ जाए तो, और हाइड्रोजन का ऐसा होगा, ठीक है। तो कोई और गैस भी अगर आ जाए तो ध्यान रखना एक ही टेम्परेचर। फिर अपने मन में सवाल आता है कि अगर अलग अलग टेम्परेचर लेते तब क्या होता, है ना, तब क्या रहता, अगर अलग अलग टेम्परेचर लेते तो क्या होता। तो अलग अलग टेम्परेचर लेते सेम गैस है डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे SO2 SO2 गैस ले ली, तो एक ग्राफ तो मैंने ये बनाया SO2 का, ठीक है। दूसरा ग्राफ मैंने ये वाला बना दिया,
समझ आया? ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, सेम गैस है। क्या होगा? Can't be predicted. हाँ बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सर ऑप्शन बी। देखो T2 बड़ा होगा T1 से, क्योंकि U मोस्ट प्रोबेबल जो है ना, वो ऐसे होती है, तो मैं ऐसे कह दूं अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, उतना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये पहली तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है पहले ग्राफ की, तो ये ऐसे नीचे लाइन ले आओ सबसे, ये है। दूसरे ग्राफ की कितनी है? मोस्ट प्रोबेबल ये है ना। यहाँ पे 2R/m सेम है दोनों गैसेस के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि R तो सेम है, कांस्टेंट है, वो तो हर गैस के लिए वही होगा। मोलर मास क्योंकि एक ही गैस लिए, सेम गैस लिए, तो m इज इक्वल टू सेम। ठीक है, समझ में आया? मोलर मास सेम है तो टेम्परेचर अलग अलग है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये ग्राफ आगे खिसकता जाएगा, आगे खिसक के झुकता जाएगा, वाइडर होता जाएगा। मतलब ज्यादा तरह तरह के स्पीड वाले मॉलिक्यूल आपको किस टेम्परेचर पे मिलेंगे? ज्यादा टेम्परेचर पे मिलेंगे या कम टेम्परेचर पे मिलेंगे? मेरे को ग्राफ देख के बताओ। कौन बताएगा मेरे को? अंशिका। रणवी, ट्राई करो ट्राई। आयुष, उनीत और अदनान। अंकित, बताओ, कोई तो बताओ। सवाल वापस से बोल रहा हूं मैं कि मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे वेलोसिटीज में अंतर बहुत ज्यादा तरह तरह का हो जाता है। हम्म हायर टेम्परेचर पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है? कौन बताएगा? सर मतलब कि जो टेम्परेचर पे जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की। हाँ, तरह तरह की वेलोसिटीज होंगी। देखो अगर हाई टेम्परेचर है, ये है आंसर T2 ग्रेटर देन T1, ये आंसर है। अगर हायर टेम्परेचर है तो बहुत कम और बहुत ज्यादा वेलोसिटीज वाले मॉलिक्यूल भी बहुत मिलेंगे, है ना। अगर टेम्परेचर कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेलोसिटीज में अंतर कम है ना। ये ऐसा है कि जैसे आपका ऐसे बोलते हैं ना अपन की इकोनॉमी बहुत एडवांस हो जाती है कंट्रीज की, तो वहां पे रिच और पुअर के बीच में गैप भी बढ़ता जाता है, जानते हो आप लोग, है ना। तो रिच बहुत रिच होंगे, पुअर बहुत पुअर होंगे। और जो पुअर कंट्री है उसमें सभी पुअर है, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़े से रिच है, थोड़ा कम कम रिच है, ऐसा है। वेरिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा किसमें? जो एडवांस इकोनॉमीज होती है ना, तो वहाँ पे कुछ तो बहुत रिच मिलेंगे, बहुत ज्यादा रिच होंगे, कुछ बहुत पुअर होंगे, है ना। जैसे आप बॉम्बे जैसा सिटी देख लो, ठीक है, आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT मुंबई, तो वहां पे देख लो आप, वहां पे यू हैव ऑल द स्टार्स, ठीक है, लिविंग देयर, यू हैव ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट लिविंग देयर, ठीक है, जो बहुत रिच है, मतलब वर्ल्ड में पूरे कंट्रीज, कई कई कंट्रीज के बराबर तो उनकी इनकम है ना।
और बहुत पुअर लोग भी रहते हैं बॉम्बे में, है ना, जैसे बड़ा सिटी हो जाएगा, है ना, इस तरह से सोचो आप। तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, ग्राफ नीचे झुक जाएगा लेकिन चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी ग्राफ की, देखो अपवर्ड ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से आप देखो। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो सभी की एनर्जी कम है तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? और अगर आ गई हो तो आगे चले अपन। यस सर, आ गए। है ना, ध्यान रखना, अदनान, अंकित, उनीब, आयुष, सब, अंशिका, सब लोग बात करा करो। अंशिका, अनवी तो बिल्कुल 1 to 1 रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है दोनों बच्चों का, वेरी गुड। और अंकित का भी है, लेकिन अदनान, आयुष और उनीब मेरे से बात किया करो, बताया करो क्या सोच रहे हो, है ना, आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। अपन अपना प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा है ना लर्निंग का, कि अपन को बिल्कुल फ्रीडम है, ऐसा है कि जैसे अपन सब लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स में पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी अपन को, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? सर हाँ, फिर अपन सर सर आप स्कूल में पढ़ाते हैं सर ऐसे? स्कूल में नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। मैं बंसल क्लासेस में था, ठीक है, और फिर वाइब्रेंट एकेडमी में था। तो बंसल क्लासेस और वाइब्रेंट एकेडमी का तो नाम सुना होगा आपने। हाँ अंकित। सर मैंने केमिस्ट्री के सर इस तरह से पढ़ाते हुए देखा नहीं, सर इसीलिए। हाँ, तुम्हारी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही। सर काफी। आप जैसे पढ़ाते हैं मतलब केमिस्ट्री वैसे कोई टीचर होता है देखा नहीं। हाँ, मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, पता नहीं क्या, वो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती रहती है। मैसेज कर दो तुम। फैन चल रहा है। हाँ हाँ, मैसेज करके भी बता सकते हो, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of most probable speeds of helium, neon, argon, krypton taken at same temperature. जल्दी बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ अनवी बेटा, कर सकते हो, जल्दी बताओ। अभी अभी किया है मैंने, वापस देखो। सर KR की क्या वो होगा मॉलिक्यूलर मास? कुछ भी हो, ये तो एक के नीचे एक है ना, और इनका ये मोलर मास जो है बढ़ता रहेगा, समझ आ गया? अगर आप भूल भी गए मोलर मास, तो सबसे ऊपर तो हीलियम, उसके नीचे नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, समझ आ गया? यस सर, पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स वाला हाँ, तो होगा। मोलर मास जैसे, क्योंकि सभी की सभी नोबल गैसेस हैं, है ना, और नीचे हैं तो इनका मोलर मास ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। कई बार अपन अटक जाते हैं ऐसे, है ना, जहाँ पे मोलर मास की जरूरत नहीं होती, वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और वैल्यू की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती, लेकिन ये जरूरत पड़ती है किसका ज्यादा है किसका कम है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। You are not required to know the exact value, but if you know okay, which is more, which is less, then you can solve it very quickly. समझ गए सभी बच्चे?
हाँ तो जल्दी से करो और मुझे बताओ। क्रिप्टन का मोलर मास है 83.4, मुझे भी याद नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जरूरत भी नहीं है याद होने की। वहाँ मोलर मास से छोटे मोटे सर को तो लिख। सबसे ज्यादा क्रिप्टन का होगा। हाँ मोलर Speed. मास सबसे ज्यादा क्रिप्टन का है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ऑर्डर बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ती टेम्परेचर सबको सेम गैस में ले, है ना। तो आपने 4 बॉक्सेस में 4 अलग अलग गैसेस ली, नोबल गैसेस, ठीक है ना। 4 अलग अलग नोबल गैसेस ली, ठीक है। 4 अलग अलग नोबल गैसेस को 4 बॉक्सेस में बंद कर दिया, है ना। और 4 बॉक्सेस में बंद कर दिया, तो फिर किसके पार्टिकल सबसे जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे होंगे, किसके सबसे धीरे धीरे भाग रहे होंगे, ये बताना है आपको। थैंक यू अंकित फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। सर जो हमारा प्रोबेबल स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। लेट मी कंप्लीट। तो उनके थैंक यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, तो मेरे को भी लगता है कि मैं नई नई चीजें बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ मैंने कुछ वैल्यू नहीं पूछी आपको, ग्राफ चाहो तो ग्राफ भी देख लो, ऊपर तो सवाल है। सर हीलियम की ज्यादा होगी क्या स्पीड? हाँ हीलियम के मॉलिक्यूल मैंने बताया ना, जो पतले लोगों का ग्रुप है उसमें सब इधर उधर भाग रहे हैं बहुत तेजी से। हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, मोलर मास हीलियम का सबसे कम है, तो हीलियम का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा है। समझ आ गया हीलियम फिर? से फिर नियॉन, फिर आर्गन और फिर क्रिप्टॉन। हाँ फिर आर्गन और फिर क्रिप्टन। सबसे स्लगिश कौन होगा? क्रिप्टन, है ना। तो इनके ग्राफ्स ऐसे होंगे, ठीक है। सभी 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 आपके फैटी पीपल है, सभी धीरे धीरे भागेंगे क्रिप्टन में, ऐसे सोचो। तो वेरिएशन वेलोसिटीज का होगा ही नहीं ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटीज है सब खत्म, सब इसी में आ गए। अब मान लो मोटे लोगों का ग्रुप बना दिया आपने, तो गलती से भी कोई ऐसा हो सकता है कि जो 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हो? नहीं, 50 की स्पीड से क्या भाग ही नहीं पाएंगे कई लोग तो। 50 तो बहुत बड़ी बात है, 50 पे तो अपन मतलब पतले लोग भी नहीं भाग सकते कोई भी, है ना। तो सभी की कम कम स्पीड होगी, धीरे धीरे चल रहे होंगे सबके सभी, है ना। हाँ जो पतले लोग हैं वो सब बहुत कुछ बहुत तेजी से, कुछ उसमें हो सकता है कुछ धीरे भी भागे, है ना। तो ये तुम्हारा आर्गन का ग्राफ हो गया, ये क्रिप्टन का ग्राफ हो गया, ये नियॉन का हो गया, और हीलियम का और भी नीचे और भी वाइड। देखो हीलियम का ग्राफ कितना वाइड है ना, देखो मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ब्रॉड है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह से अपन को देखना है ना। तो ये अपने बहुत 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 काम का है, ठीक है। इसी के साथ ये अपना रियल गैसेस का जो पोर्शन है ना, ये पूरा होता है। रियल गैसेस क्या क्या, आइडियल गैसेस, है ना। रियलिटी तो अभी फेस की नहीं है अपन ने, रियलिटी तो अभी अपन फेस करेंगे, ठीक है। तो अब अपन रियल गैसेस पे जाते हैं। रियल गैसेस मतलब रियलिटी, आ गई बात समझ में? और हर बात, एक तो आइडियल केस होता है, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अपन, तो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि एक ब्लॉक को रखा और एक ब्लॉक को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे धकेला, है ना। न्यूटन्स लॉज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अपन, है ना। तो इस तरह से अपन पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में अपन देखते हैं अरे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन से उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन निकालते हैं ना। तो इस तरह से अपन करते हैं, ठीक है। इसी सर तो तरह इसका मतलब है कि ये सब कुछ assumptions पे चलता है।
हाँ, लेकिन काफी हद तक ही जो कई गैसेस तो फॉलो हो जाती है इस पे। तो सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आने वाले टाइम में गलत हो जाए प्रूफ, नहीं, गलत अगर नहीं है, आने वाले टेक्नोलॉजी टाइम में ज्यादा नहीं बेटा। बढ़ती? हाँ, अभी भी अपन वापस से एक्चुअली देखो, जैसे ब्लॉक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताना है कि अगर एक ब्लॉक है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो चलता ही रहेगा, है ना। ये तो आप जानते ही न्यूटन्स लॉ, जब तक कि उसको कोई रोके ना, जब तक कि उसको पे कोई फोर्स ना लगाओ तो चलता ही रहेगा फिक्स स्पीड से, फर्स्ट लॉ। ठीक है, पार्टिकल इन मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, या एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन, ऐसे। फिर ये तो आइडियल बात हो गई थी। फिर उसके बाद हाथों हाथ अपन ने रियल बात करी कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, तो पार्टिकल को क्या है, धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेगी, तो पार्टिकल कुछ दूर जाके रुक जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अपन यहाँ पे भी अजम्पशंस अपन ने लिए हैं, लेकिन सबसे पहले थ्योरी डराइव करने के लिए अजम्पशंस तो लेने ही पड़ते हैं। अब एक बार जब अपन ने अजम्पशंस ले लिए, तो अब अपन रियल बात करते हैं ना। रियल बात करते हैं तो इसके अंदर रियलिटी के अंदर एक्चुअली जो क्या होता है, तो वो अपन यहीं पर ही कर लेते हैं। अपन ये नहीं, फ्यूचर के भरोसे नहीं रहेंगे अपन, अभी अपने हाथों हाथ अपन को पता लग जाएगा जैसे अपन रियल गैसेस पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या डेविएशन होता है, क्या क्या असलियत में क्या क्या चल रहा है रियल गैसेस में। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वो रियलिटी पे बेस्ड होगा। इसमें हालांकि काफी चीजें सेम रहेंगी, है ना, लेकिन अपन थोड़ा और बात करेंगे, अजम्पशंस को समझेंगे कि कौन से अजम्पशंस अपन ने गलती लिए थे, उन अजम्पशंस को अपन कैसे सही कर सकते हैं। और जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे, वो आइडियल गैस के लिए थी, आइडियल, है ना। कब वो फॉलो होगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी फॉलो हो जाए, है ना। और कब वो फॉलो नहीं होगी, जब वो फॉलो नहीं होगी तो वो रियल गैसेस के लिए होगा। और उसमें क्या बदलाव किए जाएं, क्या मॉडिफिकेशन किए जाएं कि अपन को वो सही आंसर दे दे, उस गैस को कैसे, उस इक्वेशन को अपन कैसे मॉडिफाई करेंगे कि वो रियलिटी में एक्चुअल आंसर देने लग जाए। ठीक है, तो ये सब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किसमें, रियल गैसेस में। समझ में आ गया? तो अपन ने दो अजम्पशंस देखे थे, आइडियल गैस इक्वेशन देखी, पहले तो वापस से लिख दूं मैं आपके लिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आर टी। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एन के टी भी कह सकते हो, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये तो मोल के हिसाब से है, ये तो मोल है। मोल अपन ऐसे लिखते हैं ना, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को मैं आर में मिला देता हूँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर बाय एन ए हो जाएगा के, स्मॉल के टी। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। लेकिन ये वाली याद रख लेना, इससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है एक्सक्यूज मी, क्लियर? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एक्चुअली इसमें ये करते वक्त दो अजम्पशंस थे।
दो मेन अजम्पशन, वैसे तो बहुत सारे अजम्पशन थे केटीजी के, दो मेन अजम्पशन थे। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल एक दूसरे को खींच भी नहीं रहे, रिपेल भी नहीं कर रहे, वर एब्सेंट। मतलब पार्टिकल सिर्फ आपस में टकरा रहे, टकराते ही वापस से दूर जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहे। ठीक है, वर एब्सेंट इन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस थ्योरी। दूसरा जो अजम्पशन है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस was negligible। मगर ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। ये मतलब ऐसा माना गया था आइडियल गैस, आइडियल गैस में ये माना गया था ये गैस के पार्टिकल्स है ना, दिख रहा है सभी को। लेकिन रियलिटी क्या है कि गैस के पार्टिकल्स का भी खुद का कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और अपन ये देखेंगे कि ये ग्राफ भी प्लॉट करते हैं अपन ने, बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए प्लॉट किया था, तो इस तरह से होगा। बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखा था ना, प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर कांस्टेंट, देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये एक्स वाई वाई इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट, इस तरह से बॉयल्स लॉ करा था अपन ने, प्लॉट भी किए थे। तो ये मैंने बताया था कि इस तरह से प्लॉट आता है। ये कांस्टेंट कैसे रह सकता है? 24 ले लो इसको, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे वाई बहुत छोटा ले लो आप, वाई ले लो 1, तो एक्स हो गया 24। एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, वाई को दुगना करोगे तो एक्स कितना हो जाएगा? 12, आधा हो गया। कांस्टेंट है ना, 24 ही रहेगा, प्रोडक्ट 24 ही आएगा। इसको तिगना करोगे ये कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आ गया? 24। ठीक है, इसको 4 टाइम करोगे तो ये कितना हो गया? ये आपका 6 ही रह गया। तो एक को बढ़ाते आओगे तो दूसरे को कम, तो देखो प्रेशर बढ़ता आ रहा है। प्रेशर इधर पीछे आ रहे हो तो प्रेशर ऊपर ज्यादा आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम होता आ रहा है, पीछे आते आ रहे हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम बढ़ाते आ रहे हो तो प्रेशर कम होता आ रहा है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है, ऐसे। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है ना। अब ये तो आइडियल गैस का कर्व था जो अपन ने प्लॉट पहले ड्रॉ किया था, याद करो, आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा रियलिटी में? क्या होता है रियल गैस में भी ऐसा प्लॉट करोगे आप? ठीक है, तो रियल गैस के अंदर ये जो प्लॉट आएगा वो ऐसा आएगा। रियल गैस के अंदर प्लॉट इस तरह से आएगा, है ना। ये किसका प्लॉट है? ये रियल गैस। समझ आ गया? तो एक्चुअल में रियल गैसेस जो होंगी, अगर आप बहुत कम वॉल्यूम पे देखोगे, है ना, बहुत लो वॉल्यूम पे देखोगे, तो जो वॉल्यूम जो रियल गैस की होगी वो कितनी होगी? सेम प्रेशर पे, ये तो रियल गैस की वॉल्यूम आ रही है, प्रेशर तो एक्स है,
इस प्रेशर पे ये वाली वॉल्यूम तो किसकी आ रही है, रियल गैस की आ रही है। देखो ग्राफ यहाँ लेके आया मैं रियल गैस तक और फिर नीचे उतारा तो ये वॉल्यूम आ रही है किसकी, रियल गैस की। और ये ग्राफ को यहाँ से इस प्रेशर पर आइडियल गैस की वॉल्यूम क्या आ रही है, ये आ रही है। तो अंतर आ रहा है, कहने का मतलब समझ आ गया, अंतर आ रहा है रियल गैस और आइडियल गैस में, और आएगा ही, जाहिर सी बात है ना। क्यों अंतर आएगा, क्योंकि इन दो कारणों के कारण अपन ने जो अजम्पशंस लिए थे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो माना ही नहीं था। मगर ऐसा नहीं होता, गैस के पार्टिकल एक दूसरे को खींच भी रहे होते हैं या पुश भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा अंतर आएगा कि अपन ने ऐसा मान लिया था कि देखो पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम तो है ही नहीं, मगर ऐसा भी नहीं है, पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम होगा और ऐसे ही होगा। तो रियल गैसेस बहुत कम वॉल्यूम पे, रियल गैस का जो मेजर्ड वॉल्यूम है ना वो ज्यादा आ रहा है, वी रियल गैसेस इज ग्रेटर देन वी आइडियल गैस, समझ गए। और बहुत हाई वॉल्यूम पे, बहुत बड़ी वॉल्यूम पे, करीब करीब ग्राफ एक जैसे ही चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेव करेंगे, मतलब अपनी आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा, हालांकि दो अलग अलग ग्राफ हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे देखोगे अगर आप, ठीक है, तो ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आएगा कि ये प्रेशर किसका है, सॉलिड लाइन किसकी है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे। ये जो किसी एक फिक्स वॉल्यूम पे ले लो आप, तो ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर है आपका आइडियल गैस का, सॉलिड कर्व आइडियल गैस का है, और ये नीचे वाला जो कर्व है ना ये रियल गैस का प्रेशर है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वॉल्यूम पे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा नाप लोगे और आएगा कम, रियल गैस का कम आएगा। क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सभी को? मेरे को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये तो एक्चुअल मैंने मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल बिकॉज देयर वर टू अजम्पशंस इन्वॉल्व। लिख लेना इसको। Concept of ideal gas was theoretical and hypothetical. ठीक है, क्योंकि ये वाले assumptions were involved, है ना। अब इन assumptions को देखेंगे कैसे अपन इससे कर सकते हैं, और ये देखो ग्राफ से पता लग रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि आपका एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात कब, हाँ क्या ये हमेशा ही गलत होगा? ये हमेशा गलत नहीं होगा। रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस, ये भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गलत है ना। रियल गैस जो है, जो असलियत में जो गैस है, कैन बिहेव एज आइडियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है? एट वेरी लो प्रेशर्स, very large volume, and at high temperatures. समझ आ गया? रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस व्हेन इट कैन बिहेव एज आइडियल गैस बहुत कम प्रेशर पर, प्रेशर बहुत कम हो, प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, है ना। प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ये तो आप जानते ही। तो कब
असलियत में जो गैस है, ये जो अपन ने इक्वेशन निकाली, अभी तक सब आइडियली बात कर रहे थे अपन, तो कब अपनी असलियत वाली गैस ये रियल गैस के बराबर हो जाएगी, है ना? समझ आया? कब आपकी आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा एग्जिबिट बिहेवियर करेंगी, कब एक जैसा बिहेवियर एग्जिबिट करेंगी? वो है बहुत कम प्रेशर पर। बहुत कम प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, है ना? बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा तो पार्टिकल अपने आप दूर दूर हो जाएंगे, है ना? तो उनके बीच में अट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो बात उसमें बोली गई थी, अजम्पशन की गई थी, तो बहुत बड़ी वॉल्यूम में ये अजम्पशन सही बैठेगा, है ना? बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर लेते हो आप, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी यही बात होगी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पार्टिकल की खुद की एनर्जी बहुत तेजी से मूव करेंगे। अभी भी अपन ने देखा था, ग्राफ देखा था, पार्टिकल का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देख लो, चाहे आप एवरेज स्पीड देख लो, चाहे आरएमएस स्पीड देख लो, वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे स्पीड्स बहुत ज्यादा होंगी। अब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो बात वही पड़ गई कि ये पहला वाला अजम्पशन होने लग जाएगा, रियल गैस भी आइडियल गैस जैसा दिखाने लग जाएंगे, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो उनके आपस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मैटर नहीं करेगा, है ना? जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, असलियत में तो खींच रहे हैं, आइडियल में माना था कि वो नहीं खींच रहे एक दूसरे को, है ना? ये पार्टिकल जो है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मैं इसे अट्रैक्टिव फोर्स दिखाने के लिए ऐसे एरो बना देता हूँ। तो असलियत में तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत हाई टेम्परेचर लोगे तो बहुत हाई स्पीड से मूव करेंगे तो कोई अट्रैक्ट कर तो रहे, लेकिन वो अट्रैक्शन इनके ऊपर अफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है? और वेरी लार्ज वॉल्यूम लोगे तो लार्ज वॉल्यूम में क्या है, इनका वॉल्यूम अपने आप नेग्लिजिबल हो जाएगा। अभी तो छोटा सा डब्बा लिखा है मैंने, ना छोटा सा डब्बा है, इसमें पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, क्योंकि पार्टिकल मैंने ऐसे गोल गोल स्फेरिकल दिखाया है ना? अगर तुम बहुत बड़ा डब्बा ले लोगे तो पार्टिकल, स्फीयर पार्टिकल फिर से नेग्लिजिबल हो जाएंगे, उस बड़े वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फिर से यही बात भी वापस से आ जाती है। ये बात वैसे अपन ने अजम्पशंस लिए थे कि आपस में फोर्सेस नहीं है, वॉल्यूम खुद का गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कब कब ऐसा होने जैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं, कब ऐसा होने जैसा हो जाएगा या कब ऐसा होने लगेगा और कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी? बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत लो प्रेशर पर। तीन बातें याद रख लेना। समझ आ गया? अब किस हद तक, अभी अपन ने ग्राफ देखा, देखो अब इस ग्राफ से पता पड़ रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, क्या आ रहा है ना। एक ग्राफ अपन ने जरूर ड्रॉ कर लिया, रियल गैस और आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो कि हाइपरबोला होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। वो ग्राफ ड्रॉ दोनों का करा कि आइडियल गैस जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी वो तो इक्वेशन से कर सकते हो, है ना, और ग्राफ बना सकते हो। रियल गैस एक्सपेरिमेंट से आपने ग्राफ देखा, ये डॉटेड लाइन जो है रियल गैस की, है ना? समझ आ रहा है? ये आपने ग्राफ बनाया, इधर ये ग्राफ देखो, ये वाला रियल गैस का ग्राफ है। तो आपने देखा कि देखो दोनों ग्राफ एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा इनमें अंतर है ना? और ये अंतर को अपन और ढंग से नापेंगे, अपन और पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे जिससे अपन को ये अंतर और क्लियरली समझ में आ जाए। तो वो जो पैरामीटर है जिससे अपन बताएंगे कि किस हद तक रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट हो रही है, अलग है, उसको अपन कहते हैं, जिस पैरामीटर को अपन नापते हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपन नापते हैं, Z नापते हैं अपन, है ना? तो Z क्या होता है? Z होगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। जो अपन ने प्रेशर तो जो अपन मेजर कर रहे हैं
वॉल्यूम जो अपन ने मेजर कर रहे हैं ये तो किसके लिए हो गया, ये तो जो अपन मेजर करते हैं ये तो रियल गैस के लिए हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनआरटी। एनआरटी जब पीवी एनआरटी के बराबर कब होता है, एनआरटी पीवी के बराबर कब होता है, आइडियल गैस इक्वेशन में, तो ये आइडियल गैस के लिए हो गया। तो एक्सपेरिमेंट करके ये डेटा तो एनआरटी तो ठीक है, जो होना चाहिए वो रियल आइडियल का एक जैसा होगा, तो ये तो आप आइडियल का मान लो। लेकिन जो प्रेशर आप नाप रहे हो, जो वॉल्यूम आप नाप रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट से वो रियल में नाप रहे हो, रियलिटी है वो, तो प्रेशर नाप रहे हैं अपन रियलिटी में नाप रहे हैं, वॉल्यूम अपन रियलिटी में नाप रहे हैं, तो वो रियल गैस के लिए होगी। और ये डिनोमिनेटर में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑफ आइडियल गैस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या ये समझ में आया सबके? कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करो। अनवी, आयुष, अंशिका, अंकित, तुनी, वदना, बताओ मेरे को, कोई डाउट इसमें? कोई आपको नया थॉट आ रहा हो सकता है वो थॉट बहुत अच्छा हो, मुझे भी कोई नई बात सीखने को मिले तो वो भी बताओ, ठीक है? ये समझ में आया आपको? कोई मन में डाउट हो तो वो शेयर करो। अनवी समझ में आ गया बेटा? अंशिका, आयुष? यस सर। सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? हाँ, वो अपन बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक अपन ने फॉर्मूला बना दिया कि पीवी अपॉन एनआरटी। अब पीवी तो जो अपन नाप रहे हैं वो रियलिटी में नाप रहे हैं, प्रेशर रियलिटी में नाप रहे हैं, वॉल्यूम रियलिटी में नाप रहे हैं, तो जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपन नाप रहे हैं वो रियल गैस का होगा, इसलिए मैंने एरो लगा के रियल गैस लिख दिया, देखो यहाँ पे। लेकिन एनआरटी पीवी के बराबर कब होगा? एनआरटी कभी पीवी के बराबर होता है ना? ये पीवी एक्चुअली किसका है? रियल गैस का डिवाइडेड बाय पीवी आइडियल गैस का, ऐसे सोच लो आप। आइडियल गैस का पीवी एनआरटी के बराबर होता है, वो जानते हैं अपन। आइडियल प्रेशर आप कभी नहीं नाप पाओगे, क्योंकि जो प्रेशर आप नाप रहे हो वो तो असलियत है, सच्चाई है, वो रियल होगा। आइडियल वॉल्यूम भी आप कभी नहीं नाप पाओगे, जो वॉल्यूम आप नाप रहे हो वो रियल वॉल्यूम नाप रहे हो, है ना? आइडियल वॉल्यूम क्या होती क्या रहती वो सोच सकते हैं, वो है, लेकिन आइडियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एनआरटी के बराबर होगा, ये अपन को पता है। तो एक्चुअल में Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा, रेशो होगा ये, या पीवी अपॉन एनआरटी का रेशो होगा, क्योंकि मतलब एनआरटी कि ये रियल गैस और आइडियल गैस का बीच का रिलेशन हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हाँ, रियल गैस के पैरामीटर डिवाइडेड बाय आइडियल गैस के पैरामीटर का रेशो है ना? समझ गए? यस तो सर। ये अपन को पता है कि Z इक्वल टू 1 होगा फॉर आइडियल गैस। ठीक है, क्योंकि पीवी आइडियल गैस का जो पीवी है नीचे, एनआरटी भी पीवी के बराबर ही होगा आइडियल गैस के लिए, तो 1 आएगा। ठीक है, Z नॉट इक्वल टू 1 होगा तो कौन सा होगा? रियल गैस। रियल गैस में Z 1 के बराबर नहीं हो। समझ आया? तो ये 1 से बड़ा भी होगा, 1 से छोटा भी होगा रियल गैसेस में। कब ये होगा ये अपन बात करते हैं अगले टर्म पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? Z not equal to 1 because PV is not equal to nRT. For ideal gas it is equal to 1 because pressure into volume ideal gas का nRT के बराबर ही होता है। आइडियल गैस में प्रेशर वॉल्यूम तो रियल है और nRT के बराबर नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया सभी के? तो इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपन को ये बताता है कि किस हद तक आपका डेविएशन हुआ है, किस हद तक Z की वैल्यू 1 से दूर जा रही है। जितना ज्यादा 1 से अलग होगी ना Z की वैल्यू, उतना ही डेविएशन होगा। समझ गए? क्लियर? तो मैं क्लास एंड करता हूँ। अगला डिस्कशन का टॉपिक अपने सामने है, इसको और सोचना डिटेल में। जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में वापस से प्रैक्टिस करना खूब, ठीक है? और इसके बारे में सोचना, अगले टर्न पे अपन करेंगे, फिर इसको
जब ZPV वो ये आइडियल गैस में PV इक्वल टू nRT बराबर नहीं है तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या बदलाव करें कि वो nRT के बराबर हो जाए, और ये तो वो भी अपन करेंगे, है ना। तो अभी क्लास एंड करता हूँ बच्चों, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, और इसी तरह से लर्न करते रहना, ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेट मी से गुड बाय, लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी, एंड सी यू ऑन थर्सडे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन।